स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं आज का क्लास। आज हम लोग देखेंगे कविता है लौट कर आऊँगा फिर और कवि हैं जीवनानंद दास। इस चैप्टर इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स आज हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, कविता किस भाषा से अनुवादित है? यानी हमने पढ़ा है ज़रूर हिंदी भाषा में, लेकिन इसका अनुवाद किया गया है किसी अन्य भाषा से, तो वो भाषा कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपके पास अंग्रेजी, दूसरा भोजपुरी, तीसरा बांग्ला या फिर डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो याद कीजिए हमने आपको बताया था कि ये कविता जो है बांग्ला भाषा की कविता है और इसका हिंदी अनुवाद हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? सही होगा, बांग्ला। नेक्स्ट चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है, लौट कर आऊँगा फिर कविता का भाषांतरण या फिर जिसको अनुवाद कहते हैं, भाषांतरण या अनुवाद किसने किया? पढ़े हम लोग कि बांग्ला कविता थी तो पढ़े हम लोग हिंदी में, बांग्ला कविता है और पढ़े हिंदी में, तो किसी ने तो अनुवाद किया होगा। तो ऑप्शन से आपके पास ए है ललई सिंह यादव, बी है प्रयाग शुक्ल, सी है धर्मवीर भारती या फिर डी है जीवनानंद दास। तो ऑप्शन बी आपका सही है, प्रयाग शुक्ल ने जो है इस बांग्ला कविता का हिंदी में अनुवाद किया, भाषांतरण किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवनानंद दास किस काल के कवि हैं? मतलब बांग्ला साहित्य से रिलेटेड है कि बांग्ला साहित्य में किस काल के कवि हैं? आदि काल के, मध्य काल के, रविंद्र काल के। रविंद्र काल मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जिस काल में थे उस काल की बात की जा रही है। तो क्या रविन्द्रनाथ टैगोर के काल के थे या फिर रविंद्रोत्तर काल? रविंद्रोत्तर का मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर का जो काल था उसके बाद की बात की जा रही है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद की बात की जा रही है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, रविंद्रोत्तर काल। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो काल था उसके बाद के समय में इनका काल चला, उस दौरान इन्होंने कविताएं लिखी। रविन्द्रनाथ टैगोर के समय कविताएं नहीं लिखी। लेकिन हाँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि जीवनानंद दास किस कवि से प्रेरित थे, तो इसका ऑप्शन सही होगा आपको रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर से ही प्रेरित थे, उन्हीं से रिलेटेड थे ये, मतलब उन्हीं को अपना आदर्श मानते थे। चलिए नेक्स्ट है, जीवनानंद दास कैसे कवि हैं? रीतिवादी कवि हैं, प्रगतिवादी कवि हैं, यथार्थवादी कवि हैं या फिर आधुनिक कवि है? तो जैसा कि हम लोग कविता पढ़े थे उसमें जो भी चीज़ों का वर्णन किया गया है, अब चाहे धान की खेत का वर्णन हो या फिर वातावरण का वर्णन हो, वो सब क्या है? यथार्थ है, सच्चाई है। बंगाल का वैसा ही वातावरण होता है। तो इस हिसाब से ये कैसी कवि मतलब कैसे कवि हैं? यथार्थवादी कवि हैं, यानी इनकी कविताओं में यथार्थ झलकता है। यथार्थ का मतलब जो सच है वही दिखाई देता है, कल्पना के आधार पर कविता इनकी नहीं लिखी हुई है। अगला आपके पास क्वेश्चन है, वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? दिनकर की, जीवनानंद दास की, अज्ञेय की या फिर अनामिका की? तो आपका ऑप्शन बी सही है, जीवनानंद दास। और जीवनानंद दास की अगर हम बात करें तो वनलता सेन जीवनानंद दास की पहचान का मूल आधार है, पहचान का मुख्य कारण है। वनलता सेन के चलते ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी इनकी प्रसिद्ध रचना है। कविता में कैसा भाव प्रकट हुआ है? यानी जो हम लोग कविता पढ़े थे लौट कर आऊँगा फिर, इस कविता में कैसा भाव प्रकट हुआ है? मातृ प्रेम का भाव है, देश प्रेम का भाव है, मातृभूमि प्रेम का भाव है या फिर धर्म का भाव है? अगर हम ऑप्शंस पर ध्यान दें तो ए है मातृ प्रेम, तो माँ का तो इसमें कोई जिक्र नहीं है। देश प्रेम, हाँ ये देश प्रेम की बात इसमें की गई है, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मातृभूमि प्रेम, देश की बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपका सही कौन होगा? मातृभूमि की बात की गई है, जहाँ उनका जन्म हुआ। देश की बात है, लेकिन देश के अंदर भी एक विशेष बंगाल जो उनकी मातृभूमि है उसकी चर्चा की गई है भारत का हिस्सा, लेकिन एक खास हिस्से की बात की गई, इसीलिए क्या होगा? मातृभूमि प्रेम। चलिए सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, कविता में वर्णन किया जाने वाला विषय क्या है? यानी कविता में किस विषय को प्रमुखता से उभारा गया है, कविता में किस विषय का वर्णन ज़्यादा है? तो वर्णन किसका है? बांग्ला संगीत का, बंगाल की प्रकृति का, राष्ट्रीय आंदोलन का या बांग्ला संस्कृति का? तो जहाँ तक बांग्ला संगीत का सवाल है तो इसका भी कोई जिक्र नहीं है, राष्ट्रीय आंदोलन का भी कोई जिक्र नहीं है, बांग्ला संस्कृति का भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन बंगाल की जो प्रकृति है
उसका वर्णन बड़े अच्छे तरह से किया गया है। बंगाल की नदियों का, धान के खेतों का, या फिर वहाँ पर जो भी पशु पक्षी हैं, मान लिया कपास के पौधे हैं उसका। तो निश्चित तौर पर ये बंगाल की प्रकृति का वर्णन इसमें है। अगला है जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। तो अब तक जिन क्वेश्चंस को हम लोग बना लिए, इतना क्वेश्चंस बनाकर आप समझ गए होंगे कि बांग्ला के कवि हैं ये, ठीक है। तो बंगाल के हैं तो बांग्ला कवि हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, बिना कुछ सोचे समझे। आप आराम से पिछले क्वेश्चंस को अगर ध्यान दिए होंगे तो लगा सकते हैं। कौन सी रचना जीवनानंद दास की नहीं है। वनलता सेन, वनलता सेन अभी भी चर्चा थोड़ा देर पहले किए थे हम लोग, उनका मेन पुस्तक है ये, मुख्य पुस्तक। उसके बाद है गोरा, झरा पालक, महापृथ्वी। तो आपको ये बता देना हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ गोरा रचना है ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। गोरा जो लिखा हुआ है बी ऑप्शन, ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। झरा पालक, गृह, महापृथ्वी और वनलता सेन, ये तीनों क्या है, जीवनानंद दास की है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही होगा। गोरा जो है जीवनानंद दास की रचना नहीं बल्कि किसकी रचना है, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवि बंगाल में कब लौट कर आने की बात करता है। नहीं, बार बार कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर, तो कब लौट कर आना चाहता है, अगले वर्ष, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, या फिर अगले जन्म में। कब लौट कर आना चाहता है, तो अगले वर्ष की भी कोई बात नहीं, युवावस्था की कोई बात नहीं, वृद्धावस्था की बात नहीं है। कब लौट कर आना चाहता है, डी ऑप्शन सही है, अगले जन्म में, अगले जीवन में लौट कर आना चाहता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है। कौआ, हंस, सारस। तो कविता आपने पढ़ा होगा, तो ये ऑप्शंस कम ही पड़ जा रहे हैं आपको, 3 ही ऑप्शन रहेगा तब ना एक हाँ या ना का होगा, इसीलिए 3 ही ऑप्शन है। लेकिन आप याद कीजिए कविता में कौआ, हंस, सारस, इसके अलावा उल्लू है, अबाबिल है, एक मल्लाह का बेटा है, तरह तरह की चीज़ें बनने की वो बातें करते हैं, तरह तरह के जीवों के रूप में जन्म लेने की बात करते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी डी आपका क्या होगा, सही होगा। सभी सब कुछ बनना चाहते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे भी इसी तरह हम लोग बने रहेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा 12वां चैप्टर का, और 12वां चैप्टर का वीडियो जैसे ही हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अम्बेडकर, और उसके बाद फिर विष के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा, लगातार हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय हिंद।